तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा आरकेएस में। तो क्लास पर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दिया कीजिए। तो आज हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें बताया गया है कि कोई भी राज्य जो है वो किस प्रकार से अपने राज्य में जनता के लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराए, किस प्रकार से वहां की व्यवस्थाएं वो करेंगे। तो इसका जैसे टॉपिक से ही आपको पता चल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य को चलाने के लिए दिया गया नीति निर्देशन। इसको संविधान में भाग 4 में इसका कहाँ रखा गया है, तो संविधान के भाग 4 में रखा गया है, जो अनुच्छेद 51 से लेकर के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका क्या है, वर्णन किया गया है। तो इससे पहले हम इसकी पीछे की कहानी को थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है। तो जब संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माण में एक व्यक्ति थे BN राव। कौन थे आपके, तो BN राव थे। BN राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। तो उन्होंने क्या सलाह दिया था संविधान में कि जनता को 2 तरह के मौलिक अधिकार दिया जाए। 2 तरह के कैसा, एक ऐसा मौलिक अधिकार जो वर्तमान में लागू हो और एक ऐसा मौलिक अधिकार जो बाद में राज्य के द्वारा जब धीरे धीरे संपन्न होगी राज्य तो वो लागू कराए संविधान में। तो इस प्रकार से इस तरह से उन्होंने सलाह दी कि 2 तरह के संविधान में मौलिक अधिकार दिया जाए। एक जो जिस पर न्यायालय का होगा पूर्ण नियंत्रण, परिवर्तनीय होगा न्यायालय, उस पर लागू कराना अनिवार्य होगा। और दूसरा जब संपन्न राज्य होगा तो धीरे धीरे अपना लगाए, उस पर न्यायालय जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकता है, अपरिवर्तनीय रहेगा। नहीं लागू करवा सकता है मतलब हुआ अपरिवर्तनीय। तो ये 2 प्रकार से मौलिक अधिकार दिया गया। तो एक था कि कौन सा, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आप पिछली क्लास में पढ़े कि मौलिक अधिकार वो था, उस पे जो है ना वो न्यायालय का नियंत्रण होता है, न्यायालय उसका गारंटर होता है कि अगर कोई व्यक्ति को राज्य या देश मौलिक अधिकार नहीं देता है तो वो क्या करेगा कि वो न्यायालय के द्वारा वहां कंप्लेन करके वो मौलिक अधिकार ले सकता है। लेकिन दूसरा जो ये मौलिक अधिकार है नीति निर्देशक तत्व, ये कब लागू होगा, ये राज्य की अपनी इच्छाओं पर डिपेंड करेगा। इसीलिए इसको केटी शाह ने क्या कहा था कि ये ऐसा चेक है जिसको बैंक अपनी मर्जी से भुगतान करेगा। किसने कहा था, तो केटी शाह ने कहे थे। केटी शाह संविधान में ही थे निर्माण के समय में। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसा चेक है जिससे बैंक जो है वो अपनी मर्जी से भुगतान करेगा। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि राज्य के पास तो ये है दिया हुआ था, राज्य अपनी इच्छा से इसको लागू करेगा या हटाए नहीं करेगा, ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। कोई राज्य अगर अधिक संपन्न होगा तो ये पूर्णतः ये लागू करेगा, कोई राज्य नहीं संपन्न है, कम है, गरीब है तो वो नहीं लागू करेगा, इसके लिए बाध्य वो नहीं है, या न्यायालय भी उसको फोर्स नहीं कर सकता है। तो इसके पीछे जान लेते हैं कि कहानी क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपने देखा कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका क्या क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो आप जानते हैं कि हमारा संविधान जब बन रहा था तो उससे पहले बहुत सारे देश का संविधान बना हुआ था। तो उस समय आयरलैंड का जो संविधान है उसका संविधान जब पढ़ा गया था बारीकी में, तो उसमें के सबसे अच्छा लगा वहां के राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया आपके, तो आयरलैंड से लिया गया है। कहां से, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान बनने से भी पहले स्पेन का बना हुआ था, तो आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया था। तो अब लेकिन भारत ने इसको किस से लिया, तो आयरलैंड से लिया। तो ये देख लिए कि आयरलैंड से ये संविधान लिया गया। ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है। अब इसमें क्या क्या विशेषता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले किसी भी चीज को परिभाषित किया जाता है, क्या ये होगा, कैसा कैसा। तो इसके बारे में अनुच्छेद 36 में कहा गया है, इसका परिभाषा दिया है कि राज्य की परिभाषा बताया गया कि राज्य ऐसा होगा, इसको परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा,
मतलब कि ये न्यायालय में आप इसके खिलाफ आप मतलब सॉरी न्यायालय इसके खिलाफ न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके खिलाफ में अगर कोई राज्य अगर ये सब लागू नहीं करता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये अनुच्छेद इसमें कहा गया है, तो 37 में कहा गया है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना, मतलब समाज में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का काम राज्य सरकार करेगी। ये निर्देश दिया गया किसमें? तो अनुच्छेद 38 में। वही अनुच्छेद 39 में कहा गया है, अनुच्छेद 39 कहता है कि संसाधनों का उचित वितरण, समान और समान काम के लिए समान वेतन। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी राज्य के पास संसाधन होगा उसका राज्य के सभी नागरिकों में एक समान से वो वितरण करेगा, ये निर्देश दिया गया है। और दूसरा ये इसी में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति समान काम करता है तो उसका वेतन समान होगा। जैसे पुरुष और महिला दोनों को मान लीजिए एक ही पोस्ट पर है, दोनों पुरुष भी अफसर है और महिला भी अफसर है, भले ये काम थोड़ा अधिक करे या कम करे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों एक ही पोस्ट पर है, एक ही सेवा पर है, तो उसको दोनों को वेतन क्या होगा? समान वेतन दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 39 में कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 39 के क है। ये क का मतलब क्या हुआ कि ये बाद में संशोधन के द्वारा क्या हुआ है? जोड़ा गया है। तो ये संविधान में 42वां संशोधन जब 1976 में हुआ था, जब 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, तो उस समय कहा गया था, मतलब जोड़ा गया था अनुच्छेद 39 के क में कि निःशुल्क कानूनी सहायता देगा राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या करेगा कि वहां के नागरिकों को वो निःशुल्क कानूनी सहायता देगा। इससे पहले निःशुल्क कानूनी सहायता नहीं था। कोई भी कानूनी सहायता आप लेना चाहे तो उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ता था। लेकिन ये 39 में के क में जोड़ा गया कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, कि राज्य जो है वो कानून का, जो भी राज्य में कानूनी सहायता है वो निःशुल्क सहायता मिलेगा। इसी के तहत आप पुलिस सेवा या कोई भी सरकारी सेवा जो भी है तो वो आपको मिलता है। तो इसको जोड़ा गया था बाद में, किसमें? अनुच्छेद 39 के क में, संविधान के 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद अगला है कह रहा है कि अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन के लिए शुरू में ही जब संविधान बन रहा था तो उसी समय पंचायतों के गठन के लिए बहुत जोर दिया जा रहा था कि नहीं, संविधान में ही पंचायतों का गठन किया जाए। लेकिन उस समय डायरेक्ट में माने नहीं कि गठन करने के लिए, तो उसको क्या किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 40 में रख दिया गया कि राज्य अपना हिसाब से पंचायत का क्या करेगी? गठन करेगी। तो अनुच्छेद 40 में क्या किया गया? पंचायतों का गठन के बारे में। लेकिन सभी राज्य पंचायत राज का गठन नहीं कर रहे थे, तो इसी के लिए संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया संशोधन करके। संविधान के कौन सा संशोधन में? 1992 73वां संविधान संशोधन में, किसमें? 73वां संशोधन 1992-93 ये है। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है? पंचायती राज का गठन किया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था, ये इसी निर्देश के अनुसार से। और इसको बाद में क्या हुआ? आपको संवैधानिक दर्जा भी मिल गया। अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 41 में कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। कुछ दशाओं के मतलब हुआ कि कोई गरीब इस स्थिति में है, किसी को खाने में थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, खाना खाना मुश्किल, जैसे भारत में अभी देखिए कि भूखमरी दर कितना धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो उसी स्थिति में राज्य को क्या दिया गया है निर्देश अनुच्छेद 41 में कि अगर कोई व्यक्ति आपके राज्य में जिसको खाना उपलब्ध होना मुश्किल है तो सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। इसी के तहत आपको राशन जो दिया जाता है इसी के तहत दिया जाता है। 5 किलो राशन पर ठग ले है पूरा जनता के, राशने में घुमा कर रख ले सरकार, तो ये क्या इसी के तहत आपको राशन दिया जाता है। इसी के तहत आपको काम करने के लिए दिया, जैसे कि आप रोजगार की मांग करते हैं
कि रोजगार नहीं मिल रहा है, तो रोजगार के लिए अब बेरोजगार है तो बेरोजगारी एक दशा है। उस स्थिति में आप सरकार से रोजगार मांगते हैं और सरकार को आपको रोजगार देना उसका कर्तव्य है। ये मौलिक ये नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट इसका विवरण किया गया है। लेकिन इसका सबसे बड़ी समस्या यही है कि 37 नंबर, इसको अब याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसका सबसे महत्वपूर्ण समस्या यही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कि ये परिवर्तनीय नहीं है, ये वाद्य योग्य नहीं है कि कोई भी इस पर वाद विवाद नहीं कर सकता है, जबरदस्ती लागू नहीं कर सकता है। अगर ऐसा होता तो देश जैसे बेरोजगारी दर है इस देश में, इस राज्य किसी भी राज्य में, तो ये डायरेक्ट न्यायालय में आप मुकदमा दर्ज कर सकते थे कि ये राज्य हमें रोजगार नहीं दे रहा है। लेकिन यही जो है अनुच्छेद 37 यही इसको रोक रखा है, इसीलिए बेरोजगारी दर बढ़ रहा है देश में। तो ये कुछ दशाओं में क्या हुआ कि सरकारी सहायता देना, काम देना या खाना राशन उपलब्ध कराना, इस तरह की जो है वो अनुच्छेद 41 में कहा गया है। उसी के बाद अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। प्रसूति सहायता मतलब हुआ कि जब महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती महिला है, तो उनको पोषण उपलब्ध कराना। जैसे देखते हैं कि आंगनवाड़ी में गर्भ में ही रहता है बच्चा तो उसको राशन मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसा किसी मतलब राज्य में का अपना ऊपर डिपेंड है तो राज्य लागू करा रखी है। आंगनवाड़ी केंद्र बिहार सरकार में है तो बिहार सरकार आंगनवाड़ी केंद्र में क्या करती है कि बचपन से ही मतलब गर्भ में ही रहता है बच्चे तो उसके लिए पोषण उपलब्ध कराना शुरू कर देती है। तो इसी के तहत आपको दाल चावल जो भी मिलता है आंगनवाड़ी में, पोषण सहायता, फ्रूट और सब मिलता है, हर तरह के सुविधा मतलब यहीं से मिलता है। उसी के बाद अस्पताल में आप देखिएगा तो वहां भी उसको मिलता है सुविधा, उसको सुई जो भी इंजेक्शन दिया जाता है या हर तरह के जो सहायता दिया जाता है प्रसूति के दौरान, वो अनुच्छेद 42 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रसूति जो भी होगा, प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती महिला, उसको सरकारी सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी। ये सरकार की क्या है, जिम्मेवारी है, मौलिक नीति निर्देशक है। उसके बाद इसी में कहा गया है कि अगला अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 43 कहता है कि जीवन निर्वाह के लिए का मजदूरी देना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति को जीवन यापन के लिए जितना अब मजदूरी की आवश्यकता है कम से कम आप उतना मजदूरी दीजिएगा, न कि अगर आप काम किसी से करवाते हैं तो बहुत कम मजदूरी दे दीजिएगा, तो वैसे में आप नहीं करा सकते हैं। जैसे बिहार में देखते हैं कि मिनिमम मजदूरी है और किसी जैसे हरियाणा में है कि ज्यादा है, वहां पर डे मजदूरी, जैसे मनरेगा के तहत या किसी भी इस तरह के काम जो होता है उसके तहत आप मजदूरी कम से कम इतना आप देंगे कि वो अपना जीवन निर्वहन, अपना परिवार निर्वहन अच्छा से कर सके। ये अनुच्छेद 43 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 43 के क, ये क्या है क, ये बाद में संविधान में जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 43 के क में कहा गया है कि उद्योग में कामगारों की भागीदारी, मतलब आप कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं, कहीं भी उद्योग धंधा लगाते हैं तो वहां आप आदमी से काम कराइएगा, मजदूर से काम कराइएगा, न कि मशीन से काम कराइएगा। गांव में आप देखते हैं कि मनरेगा के तहत जो काम होता है वो मशीन से करवा लेते हैं और पैसा लेकिन मशीन वाले को नहीं आता है, वो आता है मजदूर के अकाउंट में। वो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि कह रहा है गवर्नमेंट कि मजदूर से काम कराना है, इसीलिए मजदूर के पास पैसा आता है। तो ये समझ गया कि कोई भी उद्योग खुलेगा तो उसमें किससे काम करवाना है, मजदूर से। अधिक किससे काम आप करवा सकते हैं, तो मजदूर से। अगर आप मजदूर के जगह किसी मशीन से काम कराते हैं तो बेरोजगारी दर, एक मशीन कई मजदूर के बराबर, 10 को मान लीजिए मजदूर के बराबर एक मशीन काम करेगा तो 10 आदमी जो है वो तो बेरोजगार हो गया। तो बेरोजगारी जब वो होगा तो इस तरह से बेरोजगारी दर क्या होगा, देश में बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी भी जो उद्योग धंधा होगा उसमें आप आदमी से ही काम कराइएगा, मजदूर से ही काम कराइएगा और उसको कम से कम इतना मजदूरी दीजिएगा कि जीवन निर्वाह कर सके। तो ये यहाँ से थोड़ा उल्टा है कि पहले अनुच्छेद पहले इसको करना चाहिए था तो पहले इसको कर दिया। तो ये समझिए कि अनुच्छेद 43 में था कि निर्वाहन के लिए करना है, तो उसी में ये जोड़ दिया गया 43 के क में कि उसको जो जिससे काम कराना है वो होगा क्या, आदमी होगा, व्यक्ति की भागीदारी होगा, कामगारों की। उसके बाद अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि समान सिविल संहिता,
समान सिविल संहिता के मतलब हुआ एक समान, सिविल मतलब नागरिक, संहिता मतलब नियम कानून। तो होगा कि एक समान, जैसे हुआ शादी विवाह किसी भी रीति रिवाज से, जैसे मुस्लिम में होता है चाहे हिंदू में होता है, सब में अलग अलग रीति रिवाज है शादी करने का, लेकिन कोई भी रीति रिवाज से वो शादी करेगा, लेकिन उस पर जो सिविल संहिता का जो नियम है वो एक समान लागू होगा। ये अनुच्छेद किस में कहा गया है? तो 43 में कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 44 में कहा गया समान सिविल संहिता के बारे में। उसके बाद अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मतलब कि 6 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं वो बीमार नहीं पड़ना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो स्वस्थ रहेगा, उसका इलाज कराएगा, उसका हर चीज ट्रीटमेंट कराने का उसके ऊपर जिम्मेवारी है। इसीलिए देखते जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से उसको टीका लगाना, सुई 3 महीना 6 महीना पर सुई लगाना जो होता है वो इसी के तहत होता है कि सरकार की वो जिम्मेवारी दे रखा है गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ने। और इसी के तहत आंगनबाड़ी में जो पोषण जो मिल रहा है, खाना जो भी मिलता है बच्चे को पर डे पोषाहार जो भी उपलब्ध होता है वो किसके तहत हो रहा है? तो अनुच्छेद 45 के तहत से 6 साल से कम तक आंगनबाड़ी में कितना साल तक रहता है? तो 6 साल तक। तो 6 साल तक वो आंगनबाड़ी में ही रहेगा और वहां पे उसको सबसे मूल चीज क्या है कि उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। क्या चीज का ध्यान रखा जाएगा? उसका स्वास्थ्य का। अनुच्छेद उसके बाद अगला है 46। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि SC ST और OBC के लिए विशेष आरक्षण। जैसे केंद्र स्तर पर तो केंद्र सरकार आरक्षण दे ही रही है, लेकिन राज्य स्तर पर राज्य सरकार भी जब संपन्न होगी तो वो अपना आरक्षण देगी। किसको? SC को, ST को और OBC को। क्यों आरक्षण दे रही गवर्नमेंट? क्योंकि SC ST OBC जो है वो सदियों से क्या हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है कई काल से। तो उनका शोषण होने के कारण वो क्या है, वो पीछे रह गए हैं। कुछ समाज में जो लोग को पूर्णतः अधिकार था शिक्षा पर या जो भी संपत्ति था उस पर, जैसे पहले राजा महाराजाओं का जो शासन व्यवस्था था उस समय तो निम्न वर्ग को वहां अधिकार नहीं था संसाधन पर। जो भी भारत में संसाधन उपलब्ध था या राज्य में संसाधन उपलब्ध था तो उस पर तो अधिकार नहीं था, जिसके वजह से वो लोग पीछे रह गए। तो इसीलिए जब संविधान बनाए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, तो उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में यह स्पष्ट लिखा कि राज्य केंद्र सरकार तो दे ही रही है और आरक्षण देगी ही देगी। उसका आप अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक में पढ़िएगा कि किस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन अनुच्छेद 46 में डायरेक्ट निर्देश दिया गया राज्य को भी कि राज्य भी क्या करेगी, अपना राज्य में SC ST OBC जो हो उसको आरक्षण देगी, उसको अपना वो धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कि समान मतलब एक समान स्तर पर वो आ जाए। उसके बाद अनुच्छेद 47 में कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि पोषाहार उपलब्ध कराना और नशीली दवा चाहे शराब ये सबको प्रतिबंध करना। पोषाहार उपलब्ध कराना के मतलब हुआ कि हर व्यक्ति को खाने के लिए उपलब्ध कराना पोषाहार। तो स्कूल में देखते हैं कि जो सुविधाएं जो दे रहा है खाना का, टिफिन का जो सुविधा है, सेकेंड टाइम में लंच में जो खाना देता है वो इसी के तहत दे रहा है। किसके तहत? अनुच्छेद 47 के तहत कि सरकार को निर्देश दिया गया है कि आप पोषाहार उपलब्ध कराएंगे। और नशीली दवा जो भी आपके राज्य में नशीली दवा चल रही है उसको आप क्या कराएंगे? तो बैन कराएंगे, बेचने पर आप बैन कराएंगे। तो ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है सब करना। तो इसीलिए ये तो लगभग सभी राज्य में है कि नशीली दवा पर प्रतिबंध लगाए हुए राज्य सरकार। लेकिन इसमें एक विशेष है आपका शराब। शराब क्या है? एक नशीली दवा ही है। शराब क्या है? तो ये नशीली दवा है और इस पर प्रतिबंध लगाना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है कि राज्य अपना इच्छा से शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो बिहार सरकार अपनी इच्छा से पूर्णतः शराब पर क्या कर रखी है? तो प्रतिबंध लगा रखी है। नीतीश बाबू ये शराब को बिल्कुल बंद कर रखे, चाहे डिलीवरी हो तो अलग की मैटर है, लेकिन कानूनी रूप से क्या है? ये पूर्णतः आपका बैन है। उसके बाद अनुच्छेद 48 के क क्या है? इसमें कहा गया है कि 48 के क में कहा गया है आपको, इसमें कहा गया है कि पर्यावरण वन और वन्य जीव की रक्षा करना राज्य की भी जिम्मेवारी होगी। ये मौलिक कर्तव्य बताया गया, कर्तव्य है ये सब।
ये क्या है, राज्य का कर्तव्य दिया गया है कि जो भी आपके राज्य में केंद्र सरकार की जो पर्यावरण है, मतलब वन्य जीव है, उसकी रक्षा करना, और आपके राज्य में जो भी पर्यावरण है, जो भी वन है, उसका क्या करना, सुरक्षा करना आपकी जिम्मेवारी है। मतलब कि जैसे पर्यावरण आप देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हवा में धुआं वगैरह ये सब नहीं फैलाना। इसीलिए गाड़ी जो भी चलता है उस पर आपको देखते हैं कि धुआं पर टैक्स लगाया जाता है कि आपका गाड़ी खराब है तो उसको तुरंत क्या होता है, चालान होता है। गाड़ी जब अधिक धुआं देता है तो उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो राज्य की जिम्मेवारी दिया गया कि आप पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हवा जो भी है, जो भी गाड़ी चलता है, जो धुआं ज्यादा देता है गाड़ी, उसको पर क्या किया जाता है, चालान काटा जाता है, गाड़ी का भी जब्त कर लिया जाता है। इस तरह के जो होता है नियम वो इसी के तहत होता है। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण और वन, राज्य में जो भी वन होगा उसकी सुरक्षा करना, और वन्य जीव, वन में जो भी जीव है जैसे चीता, हाथी, शेर, भालू, ये सब जो भी जीव रह रहा है उस सब जीव की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी होगी। ये नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है स्पष्ट। उसके बाद अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना। जैसे राष्ट्रीय स्मारक के मतलब हुआ कि जैसे दिल्ली में हुआ लाल किला, ताजमहल, ये सब जो भी राष्ट्रीय स्मारक है, गया में हो गया बौद्ध गया, बौद्ध मंदिर जो है बौद्ध गया में है, ये सब राष्ट्रीय स्मारक है। इसकी सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेवारी होगी। ये अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि कोई भी, हर राज्य में, चाहे कोई भी राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश भी हो, केंद्र शासित प्रदेश का तो खैर केंद्र सरकार की डायरेक्ट जिम्मेवारी है, लेकिन राज्य में भी होगा अगर है तो राज्य में जो है उसका राज्य की भी जिम्मेवारी है और केंद्र की भी जिम्मेवारी है कि राष्ट्रीय स्मारक जो है उसका सुरक्षा करना है। उसके बाद अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखना। कार्यपालिका मतलब क्या हुआ कि जो भी काम करती है मंत्री परिषद, जैसे केंद्रीय मंत्री परिषद है जो काम करती है, वैसी राज्य में आपके कौन है, विधान परिषद का, विधानसभा में काम करती है मुख्यमंत्री, और उसके तहत जो भी मंत्री है वो सब काम करती है। और उसी में न्यायालय भी है। तो न्यायालय क्या है, इसको बिल्कुल अलग रखना। न्यायालय को क्या करना है, कार्यपालिका से अलग रखना। केंद्र सरकार की जो एकीकृत न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय जो है केंद्र सरकार की, वही उसी का निचला हिस्सा क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए देखिए, सर्वोच्च न्यायालय है केंद्र सरकार, जो केंद्रीय स्तर पर काम, मतलब सबसे उच्च न्यायालय है केंद्र की। उसके बाद है हाई कोर्ट, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये सभी न्यायालय क्या होगा, राज्य की कार्यपालिका से बिल्कुल अलग होगा। ये डायरेक्ट केंद्र से ऊपर ही एकीकृत में काम करेगी, न कि वो चाहेगी कि अपना हिसाब से कानून बनवा ले, उसको सही करवा ले, या अपना हिसाब से फैसला देना, ये कार्य नहीं करवा सकती है कोई भी राज्य सरकार। उसके बाद अनुच्छेद 51 में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब हुआ कि जब जैसे दो देश के बीच में शांति को स्थापित करना, झगड़ा लड़ाई नहीं होने देना, या दो राज्य हैं आपके तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्या करना, विवाद नहीं करना है किसी भी राज्य से, तो इस सबको शांति बनाए रखना है। इसी के तहत क्या हो गया, भारत जो है यूनो का सदस्य जो बना था, भारत यूनो का सदस्य जो बना था 1945 में जब स्थापना हुई, उसी टाइम भारत यूनो का सदस्य बना था। तो यूनो का जो सदस्य बना था तो इसी के तहत के अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाना है, इसीलिए वो क्या किया, वहां सदस्य बन गया था। तो सदस्य बना हुआ था तो उसे लगा कि यहाँ पे शांति, इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति होएगा 1945 में। तो इसीलिए राज्य को भी दिया गया निर्देश कि आप भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखेंगे। तो एक बार रिकॉल कर ले इसको कि क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब हुआ कि राज्य को चलाने के लिए दिया गया नीति निर्देशक। इसका उद्देश्य है, सबसे मूल बात है इसका कि उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है आपके कि लोक कल्याणकारी राज्य की घटना क्या करना, इस लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। मतलब हुआ ये सब चीज से आप देखें इसमें कि उसका उद्देश्य क्या है। तो इसमें देखें
कि राज्य की परिभाषा है। इसके बाद यहाँ देखें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समान देना, तो इससे क्या होगा कि राज्य अच्छा होगा। उसके बाद है संसाधनों का समान वितरण करना, तो जनता में अराजकता नहीं फैलेगी। उसके बाद हो गया समान काम के लिए समान वेतन है, तो एक समान वेतन होगा तो राज्य सब खुशहाल रहेंगे। निःशुल्क कानूनी सहायता देना, तो इससे भी जनता क्या होगी, खुशहाल रहेगी। और पंचायती राज का गठन होगा, तो पंचायती राज 3 स्तरीय पर काम करेगा। तो पंचायत में क्या होगा कि सबसे जो निचले जो है व्यक्ति पंचायत का जो होंगे वो क्या करेंगे कि पंचायत की समस्या को प्रखंड में रखेंगे। प्रखंड के स्तर पर जो होगी पंचायत समिति, वो पंचायत समिति को अपनी समस्या को रखेंगे। पर फिर उसके बाद उससे ऊपर जो होगा एक जिला परिषद होगा, वो जिला स्तर पर समस्या रखेंगे। वहां जिला अध्यक्ष, जिला से फिर के राज्य स्तर पर समस्या जाएगी। इसीलिए ये पंचायती राज का गठन किया गया है। उसके बाद इसी में है कि कुछ दशाओं में जैसे व्यक्ति का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, खाना पाना उपलब्ध नहीं हो रहा है, काम नहीं मिल रहा है, तो इस दशाओं में केंद्र राज्य सरकार क्या करेगी, काम उपलब्ध कराएगी। तो इस सब का मूल उद्देश्य क्या है, इस सभी चीज का मूल उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब राज्य अच्छा से चले, सामाजिक का कल्याण हो, इस तरह की स्थिति को बनाए रखना, ये नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो इसका सबसे जो सार है, सार समझ गए कि सार क्या है। इसमें महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा अनुच्छेद पूछा जाने वाला है, वो ये सब अनुच्छेद पूछता है कि ये कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं करता है। तो अनुच्छेद 37 है क्या कि ये बात योग्य नहीं है, इसको न्यायालय में आप लेके जा नहीं सकते हैं, तो न्यायालय इस पर फोर्स करके लागू नहीं करवा सकता है। उसके बाद ये आपका है कि समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क शिक्षा और पंचायती राज का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर अनुच्छेद 40 की पूछेगा बार बार कि पंचायती राज का गठन किस अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के गठन के बारे में बताया गया है। वही अनुसूची पूछेगा कि पंचायती राज के बारे में कौन सा अनुसूची है, तो 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची संविधान के संशोधन 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को लाया गया था, कब 1992-93 में। उसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत बनाया गया। तो अब क्लास लंबा हो जाएगा, तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि ये नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, ये दोनों के बीच अंतर क्या है, कैसे कैसे मौलिक अधिकार काम करती है, कैसे कैसे